हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से आपके लिए लाए हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया था, उसी का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्वेश्चन से। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 15 सवाल तक पिछले लेक्चर में बनाए थे। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप देख लीजिए लेक्चर 1 में। क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है डिटर्मिनेंट का एक सवाल। क्वेश्चन है कि x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 और 1, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आप डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो देखिए इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए R1 के एलिमेंट में हम R2 को जोड़ देते हैं। R1 के एलिमेंट में R2 के एलिमेंट को जोड़ देते हैं, यानी R1 में R1 प्लस R2 कर देते हैं। तो आपको R1 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, x प्लस वाई में जोड़िएगा z, तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर y प्लस जेड में जोड़िएगा x, तो यहाँ भी मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ z प्लस x में जोड़िएगा y, तो मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड। चूँकि R1 में ही ऑपरेशन किए हैं तो R2 और R3 को जैसे है वैसे लिख देंगे। तो R2 में था z x y, R3 में था 1 1 और 1। और आप जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या किसी एक कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर R1 में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम R1, R1 से कॉमन ले लिया x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो R1 में बच जाएगा 1 1 1, R2 में बचेगा z x y, R3 में बचेगा 1 1 1। और आप जानते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है 0। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि R1 और R3 आइडेंटिकल है। यानी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ आपको आंसर में लिख देना चाहिए एग्जामिनेशन में कि बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। R1 और R3 आइडेंटिकल है, इसीलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A इज इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है जिसका R1 का एलिमेंट है 1 -2 3 -4 2 और 5। दूसरा मैट्रिक्स है B 1 3 -1 0 2 4। देन फाइंड A इंटू B का ट्रांसपोज इफ पॉसिबल। यदि संभव हो तो A इंटू B का ट्रांसपोज निकालना है। हालांकि इस सवाल में बिहार बोर्ड सवाल लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट कर दिया, डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया है और डिटर्मिनेंट में A इंटू बी करने के लिए कह रहा है, तो उस तरह की बात नहीं है। ये सवाल मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स का साइन नहीं लिख पाया। ये कोई बात नहीं, कभी कभी होता है मिसप्रिंट। देखिएगा इस सवाल को। तो A इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। यदि संभव हो तो हम पहले कोशिश करेंगे या ये बताने का प्रयास करेंगे एग्जामिनर को एज ए विद्यार्थी कि ये भी पॉसिबल है या नहीं। तो आप जानते हैं कि किसी दो मैट्रिक्स का गुना कब संभव है। तो दो मैट्रिक्स का गुना संभव कब है, यदि मैट्रिक्स A का ऑर्डर हो m/n और मैट्रिक्स B का ऑर्डर हो n/p, यानी A का कॉलम और B का रो यदि बराबर हो जाए तभी A गुना B संभव है, अदरवाइज संभव नहीं है।
और ए गुना बी अगर संभव है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/p। मतलब ये हुआ कि यदि मैट्रिक्स ए के कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या यदि बराबर हो जाए तो दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट संभव है, और ए इंटू बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो ए का रो और बी का कॉलम। आइए इस सवाल को चेक करते हैं कि इसमें ए गुना बी पॉसिबल है कि नहीं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर है 2/3। और बी का जो ऑर्डर है वो है देखिए 3 रो और 2 कॉलम यानी 3/2। इसका मतलब देखिए ए का कॉलम और बी का रो बराबर हो गया। इसका मतलब आप पहला लाइन लिखेंगे कि ए इंटू बी इज पॉसिबल, ए गुना बी संभव है, और ए इंटू बी अगर संभव है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। यानी ए इंटू बी का जो एलिमेंट होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे ए इंटू बी में, और ऑर्डर होगा 2/2। यानी ए इंटू बी जो मैट्रिक्स होगा वो होगा A11, A12, A21, A22। मतलब A11 का मतलब हुआ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो गुना करने के लिए भी यही चीज़ होता है। दो मैट्रिक्स को गुना कैसे करते हैं, तो देखिए पहले मैट्रिक्स के रो और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को गुना करेंगे और जोड़ के रूप में लिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ सवाल को, पहला रो गुना पहला कॉलम, तो 1 गुना 1 यानी 1, -2 गुना -1 यानी +2, 3 गुना 2 यानी 6। क्लियर हो गया। पहला रो को पहला कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम से, तो 1 × 3 -2 × 0, फिर 3 × 4। क्लियर हो गया बात। अब दूसरे रो को पहला कॉलम से, तो -4 गुना 1 यानी -4, फिर 2 गुना -1 यानी -2, फिर 5 गुना 2 यानी 10, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से, तो -4 गुना 3 -12, 2 गुना 0 0, 5 × 4 20। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 और 1 9, ये हो जाएगा 12 और 3 15, ये हो जाएगा -6 + 10 यानी 4, ये हो जाएगा 20 - 12 यानी 8। ये आ गया ए इंटू बी। पर सवाल में कह रहा था कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालिए। तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, चेंज द एलिमेंट्स ऑफ रोज इनटू कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम। whenever you have to write the transpose of any matrix you have to change the elements of rows into corresponding column। जो R1 का एलिमेंट है उसको हम C1 में लिख देंगे, यानी 9 और 15, फिर हो जाएगा 4 और 8। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना हो तो रो वाले एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख देंगे। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि सदिश 2i - j + k i - 3j - 5k और 3i - 4j - 4k एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यानी प्रूव दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये सवाल आपका वेक्टर का है और बहुत ही आसान सवाल है। इस सवाल का कंसेप्ट क्या होना चाहिए, पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। तो इस तरह के सवाल को दो अलग अलग तरीके से आप बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है तो पहले आप पहला मेथड यूज करेंगे कि ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लेंगे और तीनों साइड में देखेंगे कि अगर a² + b² = c² के रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
लेकिन उसमें टाइम टेकन हो जाएगा, थोड़ा सा समय बढ़ेगा। इससे ज़्यादा आसान है, यहाँ पर यूज कीजिए प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसमें भी डॉट प्रोडक्ट। अगर इस वेक्टर से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तो किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना ही चाहिए। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब होता है कि उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। और यदि ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो निश्चित रूप से राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और ए बी कॉस थीटा बराबर जीरो होने का मतलब हुआ कॉस थीटा का जीरो होना, और कॉस थीटा जीरो तभी होता है जब थीटा का मान 90 डिग्री मिल जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, हम उसी को फॉलो करेंगे। तीन वेक्टर जो दिया हुआ है उसको पहले हम मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस के। इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू i माइनस 3j माइनस 5k। और वेक्टर सी, इसको मान लेते हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k। अब किसी दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। पहले हम निकाल लेते हैं ए डॉट बी। अगर ए डॉट बी ही जीरो आ गया तो यहीं से साबित हो जाएगा, और अगर ये नहीं आया तो फिर निकालेंगे बी डॉट सी, उसमें जीरो आएगा। उसमें भी नहीं आएगा तो निकालेंगे ए डॉट सी, वो जीरो होगा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो किसी दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा ही होगा। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का जोड़। जैसे ए डॉट बी निकालना है तो ए में आई का कंपोनेंट है 2 और बी में आई का कंपोनेंट है 1, तो 2 इंटू 1 करेंगे यानी 2। फिर जे का कंपोनेंट है -1 और यहाँ जे का कंपोनेंट है -3, तो -1 गुना -3 यानी +3। के का कंपोनेंट है 1 और यहाँ के का कंपोनेंट है -5, तो 1 इंटू -5 यानी -5। तो ये हो जाएगा आपका 5 - 5 यानी 0। तो ए डॉट बी बराबर हो गया 0। इसका मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बराबर हो गया 90 डिग्री, यानी साबित हो गया कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी इस तीन वेक्टर से जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। एक बार इसके कंसेप्ट को फिर से समझिए। वेनेवर यू हैव टू प्रूव दैट द गिवन वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, देन यू हैव टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो इस बात का अर्थ यह हुआ कि उन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। और अगर कोई ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो निश्चित रूप से वो ट्रायंगल होगा राइट एंगल ट्रायंगल। उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सवाल कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल्स टू 3i माइनस 7j माइनस 2k एंड बी इज इक्वल्स टू 4i प्लस 8j प्लस 3k, तो ए क्रॉस बी का मान ज्ञात करना है। फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या कंसेप्ट है भाई? तो ये डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है। अगर कोई दो वेक्टर ए और बी दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम एक डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे जिसके पहले रो में होगा आई जे के और दूसरे रो में होगा पहले वेक्टर का कंपोनेंट 3 - 7 - 2 और तीसरे रो में होगा दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट 4 8 और 3। तो आइए इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कीजिएगा। तो इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो R1 में एलिमेंट है I J और K। I का साइन पॉजिटिव, J का निगेटिव, K का पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? I गुना
तो आई वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, -7 इंटू 3 यानी -21, बीच में साइन माइनस, 8 इंटू -2 यानी -16, जे का साइन निगेटिव, जे वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 3 3 जा 9, -4 इंटू -2 यानी -8, और के का साइन पॉजिटिव, तो के वाले रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो 3 8 जा 24, -4 इंटू -7 यानी -28। एक बार फिर से देख लीजिए, आई वाले रो को छोड़ेंगे तो मिलेगा -21 -16, जे वाला का साइन निगेटिव होगा, जे और जे के रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 3 जा 9, -4 2 जा -8, के वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो के वाले रो कॉलम छूट गया तो बच गया 3 8 जा 24, -28, 7 4 जा 28, यानी ये हो जाएगा आई इंटू -21 + 16 माइनस जे इंटू 9 + 8 प्लस के इंटू 24 + 28, तो -21 + 16 यानी -5 गुना आई तो -5i, 9 और 8 17, तो -j इंटू 17 -17j, 24 और 28 कितना होगा, 24 दूनी 48 और 4 52, 52 के, यही आपका आंसर हो गया। यानी A क्रॉस B जब निकालना हो तो आप एक डिटर्मिनांट बनाएंगे और उस डिटर्मिनांट को सोल्व कर लेंगे, सिंपल बात। डिटर्मिनांट बनाने के लिए क्या कीजिएगा भाई, तो डिटर्मिनांट बनाने के लिए पहले रो में आई जे के, दूसरे रो में पहले वेक्टर का कंपोनेंट, तीसरे रो में दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा a = 14i - 5j + 9k, वेक्टर b = 3i + 2j - k, वेक्टर c = 5i + 12j - 3k। तो फाइंड करने के लिए कह रहा है 7a - 2b - c का मैग्नीट्यूड निकालना है। काफ़ी आसान सवाल है। देखिए वेक्टर से 3-4 सवाल हो गया, अब बहुत कम पढ़ना है, 3 एक्सरसाइज ही पढ़ना है और उसी से आपको इतना सवाल है, तो इस सब पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। 20 नंबर सवाल आप देख ही लिए थे। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। आपको निकालना है 7a - 2b - c का मैग्नीट्यूड। तो पहले आप निकालेंगे 7a। 7a का मतलब हुआ वेक्टर a में 7 से मल्टीप्लाई करना। तो किसी वेक्टर में स्केलर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर रहता है, और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, उसके प्रत्येक कंपोनेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो a = है 14i - 5j - 9k, इसमें से आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 7 का से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 7 जा 98i -5 7 जा 35j प्लस 9 7 जा 63k। 7a का मतलब हुआ वेक्टर a में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 14i - 5j + 9k था, 7 से मल्टीप्लाई किए तो 14 × 7 98i, 5 × 7 35, 9 × 7 63, यानी ये 7a मिल गया। फिर निकाल देते हैं 2b। 2b का मतलब हुआ वेक्टर b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3i था, हो जाएगा 3 2 जा 6i, 2j तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4j, ये है -k तो ये हो जाएगा -2k। अब इसको आप माइनस कर दीजिए 7a - 2b, तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस,
ये हो जाएगा 7a माइनस 2b, तो 98 माइनस 6 यानी ये हो जाएगा 92i माइनस 39j और ये 65k। हालांकि पहले आपको ऑपरेशन बॉडमास नियम के तहत करना चाहिए, -2b और -c को पहले एक साथ कर लेना चाहिए था और तब उसको 7a में घटाते। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रोसेस से ही आप एग्जाम में सवाल बनाइएगा। अब आप निकाल दीजिए c यहाँ दिया हुआ है, c का वैल्यू लिख दीजिए। ये हो गया 5i प्लस 12j माइनस 3k। अब फिर इसको भी माइनस कर दीजिए, तो ये साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो मिलेगा 7a माइनस 2b माइनस c। ये हो जाएगा 92 माइनस 5 यानी 87i। ये हो जाएगा माइनस 9 और 2 11, 3 1 4 1 5 51j और ये हो जाएगा प्लस 68k 65 और 3 68k। अब हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो 7a माइनस 2b माइनस c का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो उसके कोफिशिएंट के स्क्वायर का जोड़ का स्क्वायर रूट। अगर कोई वेक्टर a बराबर है xi, अगर कोई वेक्टर a बराबर है xi प्लस yj प्लस zk, तो इस वेक्टर a का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 का स्क्वायर प्लस -51 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर, और इसको अब स्क्वायर का सम निकाल लीजिएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा। वीडियो को पॉज करके एक बार कैलकुलेट कीजिए और फिर इसका आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू साइन x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। साबित करना है कि एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू साइन x, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इंटरवल है π/2 से पाई के बीच में। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन तो आपको याद हो ही गया होगा। क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल्स टू साइन x और x बिलोंग्स टू π/2 से पाई है। सवाल कह रहा था कि साबित कीजिए कि ये जो f(x) है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई में। तो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कब होता है, तो उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट देख लीजिए। अगर f(x) ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये होता है इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर f(x) लेस देन 0 हो जाए तो ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और f(x) लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसको फाइंड करने के लिए हम f(x) निकालते हैं। यहाँ पर सवाल है f(x) बराबर साइन x, तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। f(x) इज इक्वल्स टू साइन x, तो f(x) इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस x। और सवाल में कह रहा है कि x जो है वो π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा है। इसका मतलब कॉस x क्या होगा, तो ये आपको आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई। यहाँ π/2 है और यहाँ पाई है, तो π/2 से पाई के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट होता है। और किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन के लिए आप जानते हैं ऑल स्टेशन टिकट कलेक्टर, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या ऑल सिल्वर टी कप्स, यानी यहाँ सब पॉजिटिव होगा।
यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। तो यहाँ पर कॉसेक्स है, इसका मतलब इस इंटरवल में कॉसेक्स जो है वो निगेटिव होगा। चूँकि ये दोनों में से कोई शामिल नहीं है इसलिए जीरो भी नहीं होगा, यानी एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो मिल गया। इसका मतलब ये किसका नेचर है भाई, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नेचर है। तो ये बात साबित हो गया कि फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है π/2 से पाई में, यानी साइन एक्स जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x = a cos क्यूब थीटा y = a sin क्यूब थीटा एट थीटा = π/4। थीटा बराबर π/4 पर आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिएगा। 22 नंबर सवाल में दिया हुआ था x = a cos क्यूब थीटा y = a sin क्यूब थीटा, और सवाल कह रहा है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालिए थीटा = π/4 के लिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए भी पहले हम लोग निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के बाद उसको लिख देते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, dy/dx। dy/dx निकालने के लिए देखिए ये फंक्शन पैरामेट्रिक फंक्शन है। x बराबर a cos क्यूब थीटा y = a sin क्यूब थीटा। तो इसको पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहले x को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो dx/d बराबर क्या होगा, a कांस्टेंट है बाहर निकल गया, cos क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा x के पावर n का फॉर्मूला से, और फिर cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा। फिर निकालते हैं dy/d थीटा। तो y बराबर है a sin क्यूब थीटा, तो dy/d थीटा बराबर क्या होगा, a बाहर निकलेगा, sin क्यूब थीटा का हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा, और फिर sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। अब निकालेंगे dy/dx, ये हो जाएगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा क्या है, 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ है -3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कटेगा, एगो साइन कटेगा, एगो कॉस कटेगा। तो ये dy/dx आपका क्या मिल गया, dy/dx बराबर हो गया, ऊपर में बचा एगो साइन और नीचे में बचा एक कॉस विथ निगेटिव साइन, तो -sin θ/ cos थीटा। तो ये हो गया tan थीटा, ये मिला dy/dx। तो अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा dy/dx एट थीटा = π/4। स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा यानी -tan π/4। तो tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये हो गया -1। और आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट गुना स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होता है -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा क्या चीज़, तो -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1 बटा -1 यानी +1। ये इस सवाल का जवाब हो गया। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना था तो ये हो गया 1। लंबा वीडियो बन गया है, कुछ और सवाल 1-2 और बचा हुआ है, 3-4 अभी और बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। एक एक सवाल को डिटेल में बता रहे हैं, टाइम इतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन चूँकि हम चाह रहे हैं कि पूरा कंसेप्ट आपको मिल जाए तो कंसेप्ट के साथ सवाल बता रहे हैं कि सवाल देखिए तो पूरा चैप्टर का थ्योरी आपके दिमाग में आ जाए। हमारी यही कोशिश है कि एक बार भी वीडियो देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। हर एक चैप्टर का सवाल है और हर एक चैप्टर का थ्योरी आपके मन में बैठ जाए। तो थोड़ा टाइम लगेगा, एक वीडियो और बनेगा,
कोई परेशानी नहीं है। हम आपके मेहनत में आपके लिए हमेशा मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। थैंक यू।